back, and once again very good morning to all of you. Now we are going to start the next topic of the 10th chapter of 9th class science. Yesterday we have discussed about the thrust and pressure, and I told you that the force which is acting on a particular unit area which is known as the thrust. And after that, if you want to know about the pressure, then you can say that the thrust which is working on a particular area which is known as the pressure. So if you want to explain or if you want to know about the pressure and thrust once again, then you can say that pressure is equal to thrust upon area. Okay, so simply if you want to go in detail about it, then you can say that it is a rigid body object, any object you have, and you are applying the force on this area. Then you can say that the force equal to thrust acting on this area. Okay, तो जो इस एरिया पे फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं थ्रस्ट. एंड देन थ्रस्ट जो होती है पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाली वो क्या कहलाती है? प्रेशर. अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? तो एसआई यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो होती है थ्रस्ट, यानी फोर्स जो होता है उसकी होती है न्यूटन अपॉन जो एरिया होता है उसकी होती है मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी मीटर टू पावर -2. ओके, तो सिंपली आप जो है वो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर सकते हो या ये बता सकते हो कि अगर कोई भी ऐसा यूनिट आपके कोई भी आपके पास में प्रेशर जो होता है उसको अगर अपने को एक्सप्लेन करना पड़े तो प्रेशर क्या होता है? तो पर्टिकुलर एरिया पर लगने वाला फोर्स या फिर पर्टिकुलर एरिया पर लगने वाली थ्रस्ट जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रेशर. ओके, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया इज नोन एज द pressure, and the force or thrust is both are the same thing, you can say. Now the next topic, which is the buoyancy, and what is the concept behind it, we need to go now study. So buoyancy means what? Actually about the fluid, if you want to know, then you can say that the liquid substance which is mostly have a certain density, and you can say there are lots of properties in fluids. So the force exerted by fluids in upward direction. Okay, so simply you can say that the force exerted by fluid in upward direction is known as the buoyancy force. ओके, सो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. सपोज दैट आपने क्या किया कि इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसको रखा. ओके, अब ये जो भी लिक्विड सब्सटेंस है या ये लिक्विड है, इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? बायोन्सी फोर्स. ओके, इसको आप एक से ज़्यादा एक्टिविटी और एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो. व्हाट इज द बायोन्सी? देन यू कैन से दैट बायोन्सी इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ द मोर देन वन एग्जांपल लाइक यू हैव है. मतलब आपने क्या किया कि एक पानी की बाल्टी जो है वो निकाली कहीं से, कुएं में से या कहीं से भी. ठीक है, तो जब तक वो पानी के अंदर होती है तब तक उस पर क्या होता है? फोर्स लगता है. किससे? पानी से, लिक्विड से, उससे फ्लूइड से उसके अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए वो आसानी से बाहर आ जाती है. ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो उसको बाहर निकालते हो, पानी की सरफेस जो होती है उससे वो बाहर आती है, तो वहां पे अपने को क्या लगाना पड़ता है? ज्यादा फोर्स उसको खींचने की. ठीक है, तो वहां पे क्या चीज वर्क कर रही है?
बायोन्सी फोर्स व्हाइल इट इज इनटू द वाटर। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक स्टोन होता है, छोटा टुकड़ा स्टोन का, उसको आप धागे से बांध के, और एक बकेट होती है बाल्टी भरी हुई, उसमें डाल दीजिए, फिर आप उसको खींचिए। जब तक वो पानी के अंदर रहता है और आप उसको खींच रहे हैं, पानी के अंदर अंदर वो अगर बाहर आ रहा है, तो पानी के अंदर जब तक रहता है तब तक उस पर फोर्स कितना कम लगता है एज कम्पेयर टू द, जब वो पानी की सरफेस से ऊपर आ जाता है तो जितना ज़्यादा फोर्स लगता है। तो जितना ज़्यादा फोर्स पानी की सरफेस से लगता है एज कम्पेयर टू उसके पानी की सरफेस के अंदर जो है वो कम फोर्स लगता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स वर्क करता है जो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ धकेलने वाला जो फोर्स होता है इसको हम कहते हैं बायोन्सी फोर्स। Okay, so every liquid or every fluid have a certain property which works in the, you can say, upward direction, is known as the buoyancy force. Okay, now if you want to go for the Archimedes principle, then Archimedes was the scientist who have discovered this buoyancy force. Okay, what he done actually, कभी भी अगर अपन बात करें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है ये क्या करता है, आर्किमिडीज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बायोन्सी फोर्स को ही एक्सप्लेन किया था बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको एक एग्जांपल या एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। लाइक आपने एक फ्लास्क लिया जिसमें आपने पानी से भर दिया इसको, ठीक है, अब ये आपका ए हो गया। इधर आपने दूसरा लिया एक स्टोन जिसको आपने एक धागे से बांध दिया। ठीक है, अब तीसरा केस जो है उसमें आपने क्या किया कि इस पानी के अंदर जो है वो इसको डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपको क्या फील होगा कि जब तक ये पानी के अंदर है, ठीक है ना, तब तक अगर आप इसको खींचते रहोगे तो इस पे फोर्स कम फील होगा, और जैसे ही पानी से बाहर आएगा तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा फील होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस या फिर फ्लूइड्स जितने भी होते हैं वो अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम बायोन्सी फोर्स कहते हैं। ये एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, और ये आर्किमिडीज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था। सो एवरीथिंग अबाउट दिस आई हैव टोल्ड यू। नाउ वी नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द रिलेटिव डेंसिटी। Relative density can be explained that the always any object have a certain density and you have to calculate the density of the particular thing, then you can say that density can be calculated by the particular thing is by the respect of water। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में फाइंड की जाती है। ठीक है ना, कोई भी फ्लूइड जो होता है उसकी डेंसिटी होती है फिक्स। ठीक है, अब वहाँ पे डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो हमेशा कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी भी चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी हो तो वहाँ पे अपन उसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि डेंसिटी जो है वो हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में ही फाइंड की जाती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक्सप्लेन करते हैं। लाइक अगर आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो गिवन है, सिल्वर डेंसिटी इज इक्वल टू 10.8 एंड वाटर डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है? इट इज ऑलवेज 10⁻³
kg इंटू मीटर पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी को अपन कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ये अपॉन ये कर दो, तो इससे आपकी कितनी आ जाएगी? सॉरी, ये आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो आपको दी हुई है, आपको सिल्वर की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सिल्वर की डेंसिटी यहां से क्या आएगी? ये डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू रिलेटिव डेंसिटी अगर आप करते हो तो कितनी आती है? 10.8 इंटू 10⁻³ इंटू kg इंटू मीटर टू पावर -3। इसको सोल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा? पॉइंट हटने के बाद में ये आपका आ जाएगा 10800। ये आपका आंसर है। ओके, so you can find the relative density with respect to the density of water, and you can also find the density of a particular given substance by the help of this formula. Okay, so simply अपन जो है वो relative density को भी इससे find कर सकते हैं और particular given substance जो होता है उसकी भी density find कर सकते हैं by the help of this formula. Okay, so almost this chapter is completed by me and I have covered all the topics, but still if you have any doubt and you are thinking that this topic is maybe you can say you have not cleared, so you can ask me on tomorrow, because tomorrow we will revise the complete chapter once again and you will get bit doubt. Today you need to study at home, so if you will get bit doubt in any topic, in any numerical, then you can told me on tomorrow and we will study on. Okay.